ऑफ यू। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। स्क्रीन नहीं आ रहा सर सब। तो डीजीआई इंटेलिजेंस गुरुग्राम और योर अटेंशन इज इनवाइटेड टुवर्ड्स सिक्योरिटी लेंडिंग स्कीम 1997 इशूड बाय सेबी एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी देयरऑन। और राजकरण अग्रवाल, डेप्यूटी डायरेक्टर, CBIC circular this issued to clarify taxability of supply of securities under security where it is clarified lending of securities under this scheme is classifiable under this, livable this as amended from time to time. इसमें पार्टी का नाम अच्छा यहाँ छिपा दिया आपने, दिन लिखा हुआ है कि 17 कर लिया। बताइए क्या करें इसका। सर इसमें खाली सवाल ये था कि इसमें मेरिट के अलावा टेक्निकल या लॉ के ग्राउंड पे हम क्या ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं ये कम्युनिकेशन के ऊपर। हाँ, इसमें कोई ना फॉर्म है ना समन लिखा हुआ है, सिंपल एक लेटर ऑफ कम्युनिकेशन है। हाँ आप इसको ऑब्वियसली क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है इंटेलिजेंस वाला है। वो तो फिर दो कम्युनिकेशन देने के बाद समन सीधा इश्यू कर देंगे। है एक या दो कम्युनिकेशन। हाँ समन डायरेक्टली इशू कर नहीं सकता है। इस पार्टी का टर्नओवर कितना है? इस पार्टी का टर्नओवर 1.5 करोड़ से 1.5-2 करोड़ से ज्यादा है। बस। हाँ बस। करता क्या है पार्टी? एक्चुअली ये तो इन्वेस्टमेंट का काम है ज्यादातर। तो एक्चुअली ये पार्टी के केस में क्या है सर कि रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी की ही इनकम है। खाली ये जो ट्रांजैक्शन जो है ना वो इन्होंने इनके पास जो शेयर्स थे कुछ 60-70 लाख के, वो उन लोगों ने सॉरी 5-7 करोड़ के शेयर थे, वो उन्होंने रेंट के ऊपर दिए थे। तो अच्छा, उसकी कुछ लेंडिंग किया। आवक थी। हाँ लैंडिंग की अच्छा, उसकी मेरिट इनकम में थी। बताइए, मेरिट में जितेंद्र जी, मेरिट में इसका क्या हो सकता है? सर मेरिट में तो अभी ये सिक्योरिटी लैंडिंग के ऊपर जीएसटी आ सकता है कि नहीं से आ सकता, वही क्वेश्चन है। आ इनका एक सकता। सर्कुलर है जिसमें इन लोगों ने बोला है कि टैक्स लगेगा, और हाँ, 1 अक्टूबर 2019 से वो आरसीएम में आ गया है। यस, आरसीएम में आ गया है। तो अब ये तो मांग उसके कब तक पहले आया है? फॉरवर्ड। सॉरी। अच्छा, ये 1 जुलाई 2017 से 30 सितंबर 2019 का मांग रहे हैं। हाँ वाह। मतलब अब ये कहेंगे इसको हम फॉरवर्ड चार्ज में ले जाएंगे इस पीरियड का। हाँ यस यस सर। बहुत बदमाश है भैया। क्योंकि वो सर्कुलर आया उससे पहले तो कोई आइडिया ही नहीं था कि ये ट्रांजैक्शन के ऊपर भी जीएसटी लगेगा। ओके, ओके। तो कितना फीस मिला होगा, लेंडिंग फीस? और करीबन 50 लाख के ऊपर है। अच्छा, हाँ ये एक बार सर्कुलर पढ़ लें, 119/38/2019। हाँ। क्या है कि मैं एक आइडिया लग जाएगा कि ये एग्जेम्पशन में आएगा या नहीं आएगा। सर्विस टैक्स के जमाने में क्या था? सर्विस टैक्स के जमाने में इन लोगों ने कोई नोटिस या कुछ भी इश्यू नहीं किया है। कब का सर्कुलर ये, 2019 का? हाँ 2019 का है। आई थिंक अक्टूबर 19 या सितंबर 19 में होगा। Clarification regarding taxability of supply of securities under this. Trade has requested clarification on whether the supply of securities under this is taxable under GST. SEBI has prescribed this for the purpose of facilitating lending and borrowing of security under the scheme. Lender of security lends to a borrower through an approved intermediary to a borrower under an agreement for a specified period with the condition that the borrower will return equivalent securities of the same type or class at the end of specified period along with corporate benefits accruing on the securities borrowed. The transaction takes place through an electronic screen-based order matching mechanism provided by the recognized stock exchange in India. There is anonymity between the lender and borrower since there is no direct agreement between them. The lenders earn lending fee for lending their securities to the borrowers. The security lending mechanism is depicted in the diagram below. Lender is a person who deposits the securities registered in his name or in the name of any other person duly this.
Borrower is a person who borrows, approved intermediary, ठीक है, इनके बीच में होगा. It may be noted for the purpose of GST Act, securities shall have the same meaning. This the definition of services. For removal of doubts, it is hereby clarified the expression services includes facilitating or arranging transaction in securities. Therefore, transaction in security which involves disposal of is not a supply in GST and hence not taxable. The explanation added in the definition includes ये जो definition add हुआ है ये कब add हुआ है? हाँ, ये आई थिंक 2019 में ही ऐड हुआ है ये क्लैरिफिकेशन. With effect from 1 फरवरी 2019 includes this is only clarificatory in nature and does not have bearing on the taxability of the services under discussion. In past since 1st July 2017, but relates to facilitating or arranging transaction in securities. Okay. The activity of lending of securities is not a transaction in securities as it does not involve disposal of securities. For the past period, GST is payable under forward charge by the lender and request may be made by the lender to SEBI to disclose the information about the borrower for discharging GST under forward charge. And request may be made by the lender to SEBI to disclose the information about borrower for discharging GST under forward charge. The nature of tax payable shall be IGST. However, if the service provider has already paid CGST is treating the supply as interested supply, such lender shall not be required to pay IGST again in lieu of such GST payments already made with effect from 1st October 2019. ये RCM में आ जाएगा. ओके, बताइए क्या कर सकते हैं? सर इसमें एक इश्यू ये भी है कि जो हम इसमें लिखा है कि आप सेबी के पास से बोरोवर की डिटेल्स ले लीजिए, पर वो जो पर्टिकुलर एक्ट है वो है ना, वो एक्ट के हिसाब से सेबी आपको बोरोवर की डिटेल्स नहीं दे सकता. तो ये केस में बोरोवर कभी लेंडर का नाम नहीं जान सकता और लेंडर कभी बोरोवर का नाम नहीं जान सकता. तो वो केस में फिर आईजीएसटी लगाए या सी और एस लगाए, वो कैसे हम डिसाइड कर सकते हैं? तो फिर वो केस में लेवी फेल हो जाता है. तो लॉ क्या है इसमें? इसीलिए सर्कुलर में ऐसा लिखा है कि आप कुछ भी आईजीएसटी लगा लीजिए. हाँ नहीं, वो लॉ क्या है कि सेबी डिस्क्लोज कर ही नहीं सकता है. हाँ, वो एक्ट में ऐसा लिखा हुआ है, वो पर्टिकुलर एक्ट में. तो लॉ का नाम क्या है? आई थिंक एसएलबीएम है, मतलब सिक्योरिटी लैंडिंग और बॉर्डरिंग मैकेनिज्म या ऐसा कुछ है. आपने पढ़ लिया होगा ना? हाँ, मैंने पढ़ा था. सर ये क्या चीज है? जब हम शेयर प्लेस करते हैं तो उसके फीस के ऊपर है या क्या है सर? इश्यू है कि आपने शेयर उधार में दिए. राइट सर. आप सिक्योरिटी लेंडिंग का मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूं आपको ताकि आप समझ सके इसको. शॉर्ट सेल समझते हैं आप? हाँ हाँ. तो मान लीजिए मैंने कोई शॉर्ट सेल कर दिया 1000 शेयर्स और मैंने कॉन्ट्रैक्ट को स्क्वायर ऑफ नहीं किया तो मुझे 1000 शेयर्स की डिलीवरी देनी पड़ेगी. यस. अब 1000 शेयर्स की अगर डिलीवरी देनी है, वो पैसा नहीं है मेरे पास 1000 शेयर्स खरीदने का, तो मैं किसी पार्टी से, मान लीजिए ए से 1000 शेयर लोन पे ले लेता हूं और इसमें स्टॉक एक्सचेंज इंटरमीडियरी बन जाता है और फिर वो इसका लेंडिंग फीस दे देता है. अब 1 अक्टूबर 2019 से जो रिसिपिएंट है, दैट पर्सन इज लायबल टू पे टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज ऑन दैट लेंडिंग फीस. ये तो बड़ा आदमी होगा. और 1 अक्टूबर 2019 से इट इज इन फॉरवर्ड चार्ज. ये कहानी है. मतलब एक्शन से जीएसटी डिपार्टमेंट को डेटा मिल जाएगा कि लेंडिंग फीस के ऊपर जीएसटी किससे लेना है. हाँ, सेबी बता देगा ना सर? वही तो कह रहे हैं, सेबी नहीं बता रहा है. नहीं, मतलब सेबी हमको, मतलब लैंडर को सेबी कभी नहीं बताता कि ये बोरोवर को हमने दिया है आपका शेयर्स, या बोरोवर को कभी पता नहीं चलता कि ये लेंडर से आया है शेयर्स. नहीं, लेकिन मैं इंफॉर्मेशन कहीं तो और आता डिपार्टमेंट के हूँ. पास पहुंच गई. अच्छा, मैं कहीं और आता हूँ. ये जो सर्कुलर है, कहाँ गए वो सर्कुलर?
ये जो सर्कुलर है, हाँ एक बात बताइए, ये जो एक्सप्लेनेशन ऐड किया है, ये हाँ सर्कुलर कह रहा है कि ये एक्सप्लेनेशन का रेट्रो इफेक्ट होगा। हाँ, मतलब वो बोलते हैं कि इट इज इन द, मतलब क्लैरिफिकेटरी नेचर है खाली। हाँ, तो अब आपको सुप्रीम कोर्ट के कुछ, क्योंकि अगर मान लीजिए इंटेलिजेंस के तरफ से है, हम्म तो बड़ा सोच समझ के करना होगा। वो कह रहा है ये इसका रेट्रो इफेक्ट होगा। क्या हम लोग इसका प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट अगर लगा दे, मान लीजिए कोर्ट ये जजमेंट दे दे कि इसका प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, और क्यों जजमेंट देगा ये भी जानना बहुत जरूरी है। हम्म अगर किसी लॉ के चेंज से लाइबिलिटी खड़ी होती है, हाँ तो उसका प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है। राइट। करेक्ट। अब इस लॉ हाँ के चेंज से लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, हाँ और अगर लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है तो इसका प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा या नहीं होगा? ट्रू। तो ये आपको एक प्ली लेना, ले सकते हैं आप, कि ये इसका क्योंकि एक लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, देयरफॉर इट विल हैव ए प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। और आपको कुछ जजमेंट्स ये सब निकालने होंगे। आपको पार्टी कहाँ की है? ये गुजरात की है, मुंबई की है। मुंबई की है। तो मुंबई हाँ यानी कि बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट निकाल के आपको ढूंढना पड़ेगा कि कुछ कुछ कहाँ कहाँ ये एक्सप्लेनेशन है। तो आपको ये प्ली लेना पड़ेगा, इट इज नॉट टैक्सेबल। ठीक है। ये एक पॉइंट हो सकता है। दूसरा, अगर यहाँ यहाँ से आप बच गए, तब तो खैर टैक्सेबिलिटी हम्म आने का सवाल ही नहीं उठता। बाकी ये सर्कुलर हमारे ऊपर तो बाइंडिंग नहीं है। सर्कुलर बाइंडिंग किसके ऊपर है? वो तो डिपार्टमेंट के ऊपर है। डिपार्टमेंट के ऊपर है। हम्म क्योंकि वो लोग ये प्ले ले रहे हैं कि जब मैं सामने वाले को पहचानता ही नहीं, जानता ही नहीं, तो मैं सीजीएसटी लगाऊं या आईजीएसटी लगाऊं, वो मुझे कैसे पता चलेगा? तो वो केस में लेवी फेल हो जाता है। नहीं नहीं, वो जितेंद्र जी, वो सब बात ठीक है, हम्म लेकिन हम आई क्यों लगाएं ये आप कहाँ से बता रहे हैं, बस हमको ये क्लियर करिए। सर्कुलर में लिखा है ना। नहीं नहीं, सर्कुलर देखिए, सर्कुलर लॉ नहीं है। हाँ, तो इसीलिए तो बोल रहे हैं हम हाँ, कि क्योंकि कैसे उनको आइडेंटिफाई करें उनको कि ये हमें कौन सा बताना टैक्स देना पड़ेगा कि जब वो कंजम्पशन बेस, डेस्टिनेशन बेस जब वो है, तो है। उसी हाँ, के आधार पे उनका पीओएस बनना है। पर कंजम्पशन कहाँ हुआ है वो तो हमको मालूम ही नहीं पड़ तो सकता ना ये केस में। आप तो देखिए, दोनों सेंट्रल लॉ है, जीएसटी भी सेंट्रल लॉ है और सेबी का भी सेंट्रल लॉ है। हम्म और सेबी ने अगर कोई चीज अपने में अलग से अगर उसने डिफाइन कर दी है, लिख दी है, हाँ तो वो बाध्यकारी हो जाती है दूसरे पे, दूसरा उसको फोर्स नहीं कर सकता। एक प्ली आपको ये लेना पड़ेगा। हाँ, वही तो कि वो केस में लेवी फेल हो जाता है। हाँ, तो आपको वो प्ली लेना पड़ेगा, वो कोर्ट में भी लेना पड़ेगा। मतलब दो ग्राउंड हो गए, हाँ टू ग्राउंड्स हो गए। कि पहला, कि एक्सप्लेनेशन का प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, हम्म और और दूसरा दूसरा कि ये जो आप बता रहे हैं कि लेवाई फेल हो गया। हाँ। ये दो प्ले आपको लेना पड़ेगा। इसके लिए आपको जो नोटिफिकेशन नंबर 11 है ना, उसको फिर से हम्म देखना पड़ेगा शुरू से। क्या हम्म वहां पर वो सिक्योरिटी को फॉरवर्ड चार्ज में वहां ले जा रहा था कि नहीं ले जा रहा था? अगर नहीं ले जा रहा था, तो इनके क्लैरिफैक्टरी नेचर ही का सर्कुलर फेल हो जाएगा। मतलब नोटिफिकेशन नंबर 11 मतलब कौन सा हाँ नोटिफिकेशन? 2017, हाँ 11/2017। हाँ हाँ। नहीं, उसमें तो ये ट्रांजैक्शन के लिए डायरेक्ट मतलब कोई लिखा हुआ नहीं है, ये तो रेसिड्यूअरी में ही जाएगा या फिर फिनेंशियल वाले में जाएगा ये। मतलब उसको एक बार आपको फिर से देखना होगा, क्योंकि ठीक। कोर्ट ये कहता है अगर किसी के ऊपर अगर हम कोई टैक्स इम्पोज कर रहे हैं आज की डेट में, और वो पहले से कायदे से डिफाइन नहीं है, तो उसका लाभ हमेशा आपको मिलेगा, वो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकता। हम्म। ठीक। अच्छा, ये पढ़ते हैं ना, ये संजीव अग्रवाल जी का आर्टिकल है। मेनी बैंक्स एंड एनबीएफसी सेल्स पोर्टफोलियो ऑन लोन रिसीवेबल अंडर बाई आउट प्रोग्राम ऑफ वेरियस बैंक। Such company receive income in addition to interest, this. Say business services, securitization of debts, guidance note। ये क्या कहता है गाइडेंस नोट आईसीआई का?
अच्छा, ये तो स्टैंडर्ड एसेट्स का है, ये कुछ अलग ही निकल गया लगता है। ये आर्टिकल केपीएमजी, फेडरल इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज। ये नाइजीरिया का खुल गया। हाँ। अब सवाल उठता है कि इस नोटिस का जवाब क्या दिया जाए। और तीसरा सर, हम ये भी ग्राउंड ले सकते हैं कि सर्विस टैक्स के एरा में इन लोगों ने कभी ये इश्यू क्वेश्चन रेज नहीं किया है ये ट्रांजैक्शन के लिए, या फिर टैक्सेबिलिटी का। हाँ, मतलब वो तो नेक्स्ट कर सकते हैं, जितना रिसर्च करेंगे, जितना पढ़ाई करेंगे, उतना ज्यादा ग्राउंड्स मिलेगा आपको नॉन टैक्सेबिलिटी का। लेकिन अब ये सवाल ये उठता है, इसका जवाब आप इसका डेटा देंगे या नहीं देंगे, यही तो कहानी है। हाँ, मतलब पहले तो क्वेश्चन ये है कि मेरिट के अलावा हाँ, हम मेरिट तो दूसरा हमने कोई। डिस्कस कर ही लिया। यस। अब मेरिट के अलावा आप टेक्निकल ग्राउंड पे ये जो डेटा मांग रहा है, वो डेटा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, इंटेलिजेंस है। अगर नहीं देंगे तो इनके पास अथाह पावर है, अथाह पावर। हम लोग सर, अगर ये लोग को हम एक या दो कम्युनिकेशन में नहीं देते तो फिर वो समन्स इश्यू करेंगे। नहीं, समन प्लस सेक्शन 67 करने आ जाएंगे, हाँ, वो भी हो सकता है। है ना। और इनके पास रीजन टू बिलीव हर हालत में है, क्योंकि आपने इनके अकॉर्डिंग आपको इसके लैंडिंग फीस के ऊपर जीएसटी देना था, जीएसटी 1 में आपने लैंडिंग फीस के ऊपर जीएसटी दी नहीं है। नहीं दिए। यस सर। तो मेरा ओपिनियन तो यही है कि दे देना चाहिए। आप लोग, बाकी लोग बताइए क्या ओपिनियन आप लोग का। सर थोड़ा ये आप इंटेलिजेंस अथॉरिटी के बारे में बताएंगे क्या, कि ये क्या होती है? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी होती है, प्रॉपर ऑफिसर होता है, क्या पावर्स होती है इनकी? कोई बताएगा ये क्या है? कोई प्लीज बता दें। ये जीएसटी का अलग से एक डिपार्टमेंट है, इन्होंने एक सेपरेट डिपार्टमेंट क्रिएट किया हुआ है, जो सिर्फ इनको सेक्शन 67 का पावर है बेसिकली। सेक्शन 67 क्या है? सेक्शन 67 भी सबसेक्शन 2 का पावर है, रेड करने का पावर। तो ऑब्वियसली ये प्रॉपर ऑफिसर तो है ही नहीं, इनमें जो भी मिलेगा आपको वो सब प्रॉपर ऑफिसर है। तो आपको सेक्शन 326 पढ़ना पड़ेगा इसके लिए, ऑफ जीएसटी लॉ। तो they have immense power under section 67 subsection 2, all officers are proper officers। तो जहां जहां आप देख रहे हैं, जैसे कौन सा एक सर्कुलर भी निकला हुआ है, हमने डिस्कस भी किया था, जैसे डिप्टी डायरेक्टर हैं, तो ये समझ लीजिए इनका लेवल हो गया डिप्टी कमिश्नर के लेवल पे। जैसे इनकम टैक्स में दो लेवल है, दो पैरेलल अथॉरिटी चलती है, वैसे जीएसटी में दो पैरेलल अथॉरिटी चल रही है। और इंटेलिजेंस वाले का जो लेवल है वो डायरेक्टर लेवल में है। सर, हाँ कभी कभी इसमें क्या होता है कि उन लोग के पास जब सॉलिड प्रूफ रहता है हाँ। तो वो सेक्शन 67 की जगह डायरेक्ट 70 में समन्स ही इश्यू करते हैं नहीं, स्टेटमेंट अगर देने की। देखिए, मैंने है ना भी हार्पर कॉलिंस का केस है, डिस्कस किया था किसी के साथ। हाँ। उन्होंने डायरेक्ट सेक्शन 70 का समन इशू कर दिया। और हमने डिस्कस ये किया है कि डायरेक्ट 70 का समन इशू नहीं हो सकता अनटिल अनलेस आपके अगेंस्ट सेक्शन 67 सबसेक्शन 2 ना हो जाए। तो फर्स्ट ये सेकंड समन, अगर आप डायरेक्ट ये इशू हो रहा है तो इसको आप चैलेंज कर सकते हैं। तो डायरेक्ट 70 में अगर हमको समन्स आए तो हम ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं कि सेक्शन 67 टू। समन कैन बी इशूड ओनली अगेंस्ट एन इंक्वायरी या अंडर एन इंक्वायरी। ठीक। ये सर इसी के रिगार्डिंग मैंने एक आपको चैट में एक सम्मन भेजा, खोलिए, अभी सब लोगों को समझ में आ जाएगा। चलिए फिर सैटरडे मिलते हैं हम लोग। ओके सर, थैंक यू। ओके, बाय। नमस्ते कहाँ सर। गए हमारे वो? नमस्ते सर। ठीक है। थोड़ा हुआ है, देखते हैं, आगे आगे करते हैं, हाँ, कंटिन्यू करते हैं। आपके नोटिस आते हैं तो आप हमें मेल कर दिया कीजिए, और यस, फिर हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे, ऐसे ही डिस्कशन डिस्कस करेंगे। कोई भी हाँ क्वेरी हाँ, को ठीक, डिस्कस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एकदम नेक्स्ट एकदम ठीक है। सैटरडे। थैंक यू सर। थैंक यू, Thank you. थैंक यू।